हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आप सबका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर पादप कार्यकी का, ठीक है, फाइंड फिजियोलॉजी का, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पादप की कार्यकी पढ़ेंगे, पादप में उनके प्रोसेस पढ़ेंगे, उनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। पादप में, प्लांट्स में, पौधों में कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से उसमें प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये पादप कार्यकी का हो गया। इसके अंदर जो पाठ्यक्रम के अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो जो टॉपिक्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा। श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी परिभाषा देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, इनका महत्व देखेंगे, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या महत्व है। विधियां देखेंगे, इन दोनों की विधियां कैसी, इनके मेथड्स कैसे, किस प्रकार से होते हैं, उनको विधियां के बाद उनको प्रभावित करने वाले कारक, ये दोनों कार्यों को कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो ये पाठ्यक्रम है, ये जो जो टॉपिक्स है वो सब टॉपिक हमको इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं परिचय से, इंट्रोडक्शन से, ठीक है। इंट्रोडक्शन में दिया है पादप कार्यकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पौधों में संपन्न होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं जो भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पादप कार्यकी मतलब कि जैसे मैंने बताया, पौधों या पादप में होने वाले वो बहुत सारे प्रोसेस, उनमें होने वाले कार्य जिनका अध्ययन हम करते हैं। तो इसके अंतर्गत पादप कार्यकी क्या है, विज्ञान की शाखा है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पौधों में जो जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैसे हमारे अंदर जैविक प्रक्रियाएं होती है, हम भी श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, पाचन करते हैं। तो ये जो भी क्रियाएं हैं हमारे शरीर, जंतुओं में होने वाली जैविक प्रक्रियाएं हैं। वैसे ही जो पादप होते हैं, पादप की जो कोशिकाएं होती हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, उनमें भी विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो पौधों में होने वाली जैविक प्रक्रियाएं जो भौतिक या फिर रासायनिक, जो भौतिक रूप से होती है या फिर जो रासायनिक रूप से होती है, विधियों द्वारा संपन्न होती है, उनका स्टडी, उनका अध्ययन करना ही पादप कार्यकी कहलाता है, ठीक है। पादप कार्यकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पौधों में होने वाली समस्त जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है। पादप कार्यकी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं श्वसन से, रेस्पिरेशन से। ये पादप में होने वाली, पौधों में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। ये जंतुओं में भी श्वसन, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है, ठीक है। श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है, क्या होती है, वो हम देखते हैं। तो श्वसन जीवित कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों के नाम दिए गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन व वसा आदि के अपघटन व ऑक्सीकरण की वह अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निर्मुक्त होती है तथा CO2 व जल अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या हुआ है, उसको डिफाइन किया गया है, उसको परिभाषित किया गया है। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जो जंतुओं में भी होता है, जो पादपों में भी होता है, ठीक है, मतलब पौधों में भी होता है, ये दोनों में होता है ये श्वसन, रेस्पिरेशन। तो श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें ये जीवित कोशिकाओं में होने वाली प्रक्रिया है। ये जितने भी जीवित कोशिका है, लिविंग सेल्स है, उसमें होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, मतलब O2 का प्रेजेंट होना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही श्वसन, ये रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जिसमें जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो प्रोटीन है, जो वसा है, लिपिड्स है, ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। इसका क्या होता है, जटिल कार्बनिक यौगिक के अपघटन होता है। ये जटिल कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका अपघटन होता है, वो सरल अणुओं में टूटते हैं, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा विमुक्त होती है, ठीक है। क्या क्रिया है, इसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति अनिवार्य है, ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा
और प्रोटीन, इन लोगों का क्या होता है, अपघटन होता है कार्बनिक यौगिक का, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा विमुक्त होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आखिरी अंतिम उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला दिया गया है श्वसन को, अगर आप पूछ सकते हैं कि श्वसन का डिफाइन कीजिए, रेस्पिरेशन क्या होता है परिभाषित कीजिए, तो आपको ये परिभाषा लिखना है। श्वसन क्या होता है आपने समझ लिया, ये एक जैविक प्रक्रिया है। ठीक है, इसका सूत्र पूछ सकते हैं, श्वसन को सूत्र दीजिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो C6H12O6, ये क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ठीक है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। अब इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ, फिर क्या हुआ, इसमें रासायनिक क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया हुई, क्या बना, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 कैलोरी। ठीक है, ऊर्जा, मतलब कि क्या बता रहा है, जो हमने डेफिनेशन श्वसन पढ़ा, रेस्पिरेशन की परिभाषा पढ़ी, उसी से आप इसका फॉर्मूला देखिए। ये जटिल कार्बनिक यौगिक है, जैसे कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। ठीक है, इसका हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, फिर क्या बना, 6CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बना, और क्या बना, प्लस 6H2O, और क्या बना, जल बना, पानी बना। ठीक है, ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ऊर्जा कितनी हुई, 673 कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त हुई। तो ये श्वसन जीवित कोशिकाओं में होने वाली एक जैविक प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन की, देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, जटिल कार्बनिक यौगिक में, कि जटिल कार्बनिक यौगिक का अपघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब कि ये ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल अंतिम उत्पाद के रूप में बनेगा और इतनी ऊर्जा निर्मुक्त होगी। ठीक है, परिभाषा से हमने समझ लिया श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, जैसे आपने उसको डिफाइन किया वैसे ही उसका फॉर्मूला है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इजी है। ठीक है, समझ में आया। नीचे देखते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब श्वसन में भाग लेने वाले संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से ग्लूकोज आदि सरल कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है, ग्लूकोज की अनुपस्थिति में जटिल प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स व वसा का भी ऑक्सीकरण होता है, परंतु यह पहले जल अपघटित होते हैं तथा बाद में ऑक्सीकृत होते हैं। अब क्या लिखा गया है, जैसे कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है, जैसे जटिल जो कार्बनिक यौगिक है, जैसे बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया होने से क्या होता है, इसमें अपघटन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है श्वसन में भाग लेने वाला जो मुख्य संचित पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में होता है, वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक सरल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, संचित भोज्य पदार्थ, स्टोर्ड है वो भोज्य पदार्थ, हमारे फूड मटेरियल जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड रहता है, सरल कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होता है। अगर ग्लूकोज की अनुपस्थिति, अगर ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज अगर संचित भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं है, तो क्या होता है, जटिल प्रकार के अन्य कार्बोहाइड्रेट जो, और ग्लूकोज के अलावा और जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, जो वसा है, वो ऑक्सीकृत होंगे, उनमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, वो ऑक्सीकृत होते हैं, और CO2 और जल में वो भी टूटते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने फॉर्मूला में बताया ग्लूकोज कैसे टूटा, अगर ग्लूकोज नहीं है तो ग्लूकोज के अलावा और जो कार्बोहाइड्रेट है, और जो दूसरे वसा है, और जो दूसरे प्रोटीन है, उनमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। उसके बाद वो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटेंगे और अधिक ऊर्जा उसके फलस्वरूप ऊर्जा विमुक्त होगी और CO2 और जल अंतिम रूप के में बाहर निकलेंगे। ठीक है,
परंतु ये पहले जल अपघटित होते हैं तथा बाद में ऑक्सीकृत होते हैं। इनमें पहले क्या होगा, जल का अपघटन होगा, उसके बाद इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। अगर ग्लूकोज नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन में भी सेम प्रोसेस होगा, सेम क्रिया होगी, पर वो क्या करेंगे, पहले उनमें जल अपघटन होगा, उसके बाद वो ऑक्सीकृत होंगे। ठीक है, अब श्वसन के प्रकार देखते हैं। हमने श्वसन क्या हुआ पढ़ा कि श्वसन में कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, मतलब जटिल कार्बनिक यौगिक क्या करते हैं, ऑक्सीकरण होते हैं, उसमें अपघटन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो ऊर्जा विमुक्त होती है, ये पूरी श्वसन की क्रिया थी। श्वसन का फॉर्मूला देख लिया। ठीक है, अब श्वसन के प्रकार देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वसन जो होते हैं रेस्पिरेशन 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला है ऑक्सी या वायवीय श्वसन, मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सी श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, यह श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जो श्वसन, जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वो ऑक्सी श्वसन है, वायवीय श्वसन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। यह पूर्ण श्वसन है जिसमें भोज्य पदार्थ पूर्ण ऑक्सीकृत होकर CO2 और जल में टूटते हैं तथा अधिक ऊर्जा मतलब कि 673 कैलोरी उत्पन्न होती है। तो जो ऑक्सी श्वसन जो होता है, वायवीय श्वसन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, उसके नाम से क्लियर है, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन, ऑक्सी श्वसन, वायवीय श्वसन। ठीक है, इतना ठीक है। और ये क्या है, ऑक्सी श्वसन पूर्ण श्वसन है। पूर्ण श्वसन इसलिए है क्योंकि इसमें जो उत्पाद है, इसमें पूरा ऑक्सीकरण की क्रिया होती, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति है। ऑक्सीजन की उपस्थिति से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और अंतिम उत्पाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और अधिकतम ऊर्जा जो हमें श्वसन से प्राप्त होनी चाहिए वो कितनी है, 673 कैलोरी, जो इस ऑक्सी श्वसन में हमें प्राप्त हो रही है। ठीक है, उदाहरण है सभी उच्च वर्गीय पौधे एवं सभी जंतु के ऑक्सी श्वसन को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से प्रकट करते हैं। जो उच्च वर्गीय पौधे होते हैं और जो जंतु होते हैं, मतलब जो एनिमल्स है, जैसे हम हैं, उनमें ये ऑक्सी श्वसन होता है, मतलब हम पूर्ण श्वसन करते हैं, हमें ऑक्सी श्वसन होता है। ठीक है, जिसमें अंतिम उत्पाद में कार्बन डाइऑक्साइड जल के रूप में प्राप्त होते हैं और जो अधिकतम जो ऊर्जा होती है 673 कैलोरी वो बाहर निकलती, विमुक्त होती है। उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज है, सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, और जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 की उपस्थिति में इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। जैसे कि हमने परिभाषा पढ़ा है, श्वसन क्या है, तो जटिल कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक यहाँ पे है हमारे पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा जो कार्बनिक यौगिक है उसका अपघटन होता है। अपघटन होने से क्या होता है, अंतिम उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होते हैं और इस क्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ऊर्जा यहाँ पे विमुक्त हो रही है। तो ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो सभी उच्च वर्गीय पौधों में, पादप में और जो जंतु है, सभी जंतुओं में इस प्रकार का श्वसन होता है। ये है ऑक्सी श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये एक पूर्ण श्वसन है। ठीक है, और ये जो है पूर्ण श्वसन है, इसमें जो हमने श्वसन पढ़ा है, ये ऑक्सी श्वसन जिसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, जो पूरे तथ्यों को यहाँ पे क्लियर कर रहा है। ठीक है, मतलब सभी उच्च वर्गीय पौधे और सभी जंतु ऑक्सी श्वसन का उदाहरण है आपके। ठीक है, तो ऑक्सी श्वसन आपको क्लियर हुआ क्या होता है। ठीक है, दूसरा प्रकार देखते हैं अनऑक्सी श्वसन। अनऑक्सी या अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो श्वसन क्या है, जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, तभी तो वो पूर्ण श्वसन होता है ना। अब इसमें क्या देखा जा रहा है,
अनॉक्सी अवायवीय श्वसन, अनॉक्सी मतलब कि ऑक्सीजन नहीं है वहां पे, अनॉक्सी हो गया, नाम से क्लियर है, अवायवीय हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो गया। इस क्रिया में क्या होगा, इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाती, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो अनॉक्सी श्वसन हो गया, ठीक है। और जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसका पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। जब ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ना, अब ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या हो रहा है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा जटिल भोज्य पदार्थों का, ठीक है। फलस्वरूप CO2 और एथिल अल्कोहल बनते हैं। जब पूर्ण ऑक्सीकरण की क्रिया हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें अंतिम रूप में, अंतिम उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहे थे, बट यहाँ अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं था, इसलिए यह अनऑक्सी श्वसन है। और इसमें श्वसन के दौरान, अनॉक्सी श्वसन के दौरान अंतिम उत्पाद के रूप में हमें CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है एवं अल्प मात्रा में ऊर्जा 21 कैलोरी उत्पन्न होती है। अब ये क्या है, अनॉक्सी श्वसन है, इसमें ऑक्सीकरण अपूर्ण रूप से हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन अनुपस्थित है, इसलिए अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ। अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से क्या हुआ, जो जटिल कार्बनिक यौगिक में जो उनका अपघटन हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, और जो ऊर्जा जो विमुक्त होती है वो कितनी हुई है, 21 कैलोरी उत्पन्न होती है, ठीक है। ये था अनॉक्सी श्वसन। तो अनॉक्सी श्वसन किसमें होता है, निम्न वर्गीय पौधे जैसे कवक, फंगस, जीवाणु, बैक्टीरिया आदि में, फल व अंकुरित हुए बीज में इसका अनॉक्सी श्वसन का उदाहरण है। आपसे पूछा जा सकता है अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको डिफाइन किया आपको सेम वैसे ही उसको परिभाषित करना है, डिफाइन करना है। आपको बोल सकते हैं उदाहरण बताइए अनॉक्सी श्वसन किस में देखा जाता है, किन में अनॉक्सी श्वसन होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो आपका एग्जाम्पल हो सकता है कवक, निम्न वर्गीय पौधे, जो निम्न वर्ग के पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं उनमें, कवक में, फंगस में, बैक्टीरिया में, जीवाणु में, और जो फल होते हैं और अंकुरित होते हुए बीज में अनॉक्सी श्वसन मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ये सब उदाहरण के साथ आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ये आपका कंप्लीट आंसर होगा। अब हम देखते हैं अनॉक्सी श्वसन को निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे श्वसन को, रेस्पिरेशन को हमने डिफाइन किया, डिफाइन जैसे किया है, जैसे परिभाषित किया है, उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला देखा है। उसके बाद हमने ऑक्सी श्वसन देखा, मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसके जैसे हमने डिफाइन किया है वैसे उसका हमने फॉर्मूला देखा है। और हमने अनॉक्सी श्वसन पढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका फॉर्मूला देखते हैं। देखो C6H12O6 ग्लूकोज है, कार्बनिक यौगिक है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अनॉक्सी श्वसन है, जिनमें देखो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन था, ऑक्सीजन प्रेजेंट था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ था ग्लूकोज का। इसमें हमने क्या बताया कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो देखो ये ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण हुआ, अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, और ये क्या बना है C2H5OH, 2C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल, और CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद के रूप में बना है। और सबसे कम ऊर्जा, अल्प रूप में ऊर्जा 21 कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होगी, ठीक है। तो जैसे हमने परिभाषित किया वैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, मतलब कि यहाँ पे O2 काहे नहीं दिखा है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है। ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है वहां पे। अपूर्ण ऑक्सीकरण होने से जब ये अपघटित होते हैं तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये अपघटित होते हैं और 21 कैलोरी ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ऐसे श्वसन के दो प्रकार थे। आगे नीचे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यह अनॉक्सी श्वसन था, जैसे मैंने उसको परिभाषित किया है वैसे उसका फॉर्मूला भी सेम बनेगा, ठीक है। तो अब क्या था,
ये थे श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, उसकी क्रिया कैसी होती है। यह एक जैविक प्रक्रिया है, तो इसमें कैसी क्रिया होती है, श्वसन क्या होती है, उसको हमने समझा। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होगा वो ऑक्सी श्वसन होगा और पूर्ण श्वसन होगा। ठीक है, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं होगा, वो अपूर्ण श्वसन होगा, अनऑक्सी श्वसन होगा। इस तरह दो प्रकार हमने श्वसन के पढ़े हैं, दोनों के हमने फॉर्मूला देखे हैं, दोनों ऑक्सी श्वसन किस में होता है उसका उदाहरण देखा है, अनऑक्सी श्वसन किस में होता है उसका भी उदाहरण देखा है। तो यहाँ तक हमें श्वसन क्लियर है, रेस्पिरेशन क्या होता है क्लियर है ना। अब आगे देखते हैं, 1 ग्राम अणु भार ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 673 के कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। जैसे हमने श्वसन पढ़ा, रेस्पिरेशन की क्रिया पढ़ी है, तो हमने देखा कि अगर 1 ग्राम अणु भार के ग्लूकोज को लिया जाए, ठीक है, 1 ग्राम अणु भार ग्लूकोज को हम लेके उसका श्वसन करके देखते हैं, ऑक्सीकरण उसमें होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो 673 के कैलोरी जो अधिकतम ऊर्जा है वो विमुक्त होती है, जिसमें विभिन्न प्रक्रमों द्वारा एटीपी के रूप में संचित किया जाता है। जो ऊर्जा ऑक्सीकरण होने से जो ऊर्जा मुक्त हो रही थी वो एटीपी के रूप में स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है वो एनर्जी ऊर्जा, और इसी एटीपी की ऊर्जा का उपयोग हम जैविक क्रियाओं में करते हैं। तो हमको जो बोलते हैं ना एनर्जी चाहिए, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो हमें ऊर्जा किससे मिलती है, कहाँ से मिलती है हमको ऊर्जा। तो हमें जो ये रेस्पिरेशन होता है, जो श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसके दौरान जो ऊर्जा मुक्त होती है, वो ऊर्जा जो मुक्त होती है वो एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में हमारे बॉडी में संचित हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और हम किसी भी वर्क को करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तो जो एटीपी के फॉर्म में जो ऊर्जा हमारे बॉडी में संचित है, स्टोर्ड है, उसी से हमको एनर्जी मिलती है, हमको ऊर्जा मिलती है, और हम किसी भी काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा हमको एटीपी के रूप में मिलती है, फॉर्म में हमारे बॉडी में संचित रहती है, और वहीं से हमको ऊर्जा एनर्जी मिलती है। ठीक है, 1 ग्राम अणु भार 180 ग्राम ग्लूकोज, 1 ग्राम अणु भार से मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पे, कि अपूर्ण ऑक्सीकरण से केवल 21 के कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, शेष ऊर्जा अल्कोहल में बची रह जाती है, क्योंकि इस श्वसन में अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ठीक है, तो हमने जब दूसरा अनऑक्सी श्वसन पढ़ा, अनऑक्सी श्वसन मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित था, ऑक्सीजन नहीं था, तो क्या था, अपूर्ण श्वसन था। ठीक है, अपूर्ण श्वसन में क्या हुआ कि उसमें हमें कम ऊर्जा मिली, 21 के कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी, तो ये क्या होता है, इसमें शेष क्या होता है, अल्कोहल बच जाता है, क्योंकि अल्कोहल का जो ऑक्सीकरण है वो पूरा नहीं हो पाता, अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, जिससे 21 के कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। और क्या है, इसके ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं था तो अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ, 21 के कैलोरी मतलब अल्प मात्रा में हमें ऊर्जा प्राप्त हुई है, और अल्कोहल जो शेष ऊर्जा है वो अल्कोहल में बची रह जाती, क्योंकि अल्कोहल का क्या हो रहा है, यहाँ पे अनऑक्सी श्वसन है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो अल्कोहल में शेष ऊर्जा बची रह जाती है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए हमें कम ऊर्जा मिलती है, अनऑक्सी श्वसन से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमें कम ऊर्जा मिलती है। ये था ऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन के बारे में। और जैसे हम बोलते हैं कि आप खाना खाओ, भोजन कीजिए, बोलते हैं ना खाना खाने से एनर्जी मिलती है, जब आप खाना नहीं खाते हैं तो आप थोड़े लो फील करते हैं, थोड़ा डाउन फील करते हैं, आप किसी भी काम को नहीं कर सकते फुर्तीले से, है ना, तो आप बोलते हैं कि आप खाना खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। क्यों मिलेगी, अब डायरेक्टली क्या हो रहा है, हम उस टर्म को बोलते हैं कि आप खाना खाओ तो आपको एनर्जी मिलेगी, भोजन मिलने से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। पर उसका जो बेसिक ये है कि जो भोजन हम खाते हैं वो क्या होता है, हमारे लिए जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसमें हमारे लिए उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, और क्या है, वसा, लिपिड सब है। तो वो जो भोजन करते हैं वो हमारा क्या है, जटिल कार्बनिक यौगिक हुआ। ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो जो हम भोजन किए हैं, ठीक है, वो कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण हो जाता है, फिर वो अपघटित हो जाते हैं, फिर CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में
हो जाते हैं, अंतिम रूप में प्राप्त हो जाते हैं। अब ये पूरे क्रिया से हमको क्या मिल रहा है, हमको एनर्जी मिल रहा है। बेसिकली हमको क्या मिल रहा है, श्वसन से, रेस्पिरेशन से एनर्जी मिल रहा है। वो एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है, जिसका यूज हम अपने बहुत सारे वर्क को करने के लिए, अपने काम को करने के लिए, सब वर्क करने के लिए उसका यूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती है उसमें हम एनर्जी को यूज करते हैं। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है श्वसन का, रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया है, ठीक है। कैसे ऑक्सीश्वसन होता है, कैसे अनऑक्सीश्वसन होता है, ये भी हमने देख लिया। आपका अगर आपको क्वेश्चन करते हैं किसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती, तो आपका आंसर आएगा ऑक्सीश्वसन में, क्योंकि उसमें पूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, इसलिए उसमें हम लोग अधिकतम ऊर्जा 673 की कैलोरी मिल रही है। जबकि जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तब हमें 21 के कैलोरी मिल रहा है, मतलब कि अल्प मात्रा में ऊर्जा मिल रही है। यहाँ तक का जो टॉपिक है क्लियर है। देखते हैं श्वसन की क्रिया विधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो श्वसन है, अब हमने देख लिया कि श्वसन क्या होता है, श्वसन से क्या मिल रहा है, श्वसन कितने प्रकार के हैं। अब ये जो श्वसन हमारे बॉडी में हो रहा है, जो पौधों में हो रहा है, जो पादप में हो रहा है, उसका मैकेनिज्म कैसा है, उसमें क्रिया विधि कैसी, किस प्रकार से श्वसन हो रहा है, ये हमें पता है क्या? नहीं पता है। हमें बस इतना नॉलेज है कि श्वसन होता है तो हमें एनर्जी मिल रहा है, तो हम किसी भी वर्क को कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं, पर उसका मैकेनिज्म, क्रिया विधि कैसी हो रही है हमारे बॉडी में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से पढ़िए ध्यान लगा के, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये कि जो श्वसन है, रेस्पिरेशन, वो कैसे हो रही है हमारी बॉडी में, पौधों में कैसी हो रही है, कैसे हमको एनर्जी मिल रहा है ना। तो उसकी क्रिया विधि होती है, इसकी मैकेनिज्म होती है। तो 4 प्रकार के ऑक्सीकरण होते हैं हमारे बॉडी में, तो ठीक है। तो 4 चरणों में पूर्ण होता है ये जो श्वसन की जो क्रिया है, ऑक्सीकरण की जो क्रिया 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस श्वसन की एक, ऑक्सीकरण की एक वो है, प्रक्रिया है। दूसरा है पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तीसरा है ट्राइकार्बोक्सिलिक चक्र या क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या फिर जिसे TCS साइकिल भी बोला जाता है। और फोर्थ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण प्रक्रिया, ठीक है। ये 4 है। तो ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है हमारे बॉडी में, ऑक्सीकरण मतलब कि जो श्वसन में होने वाला जो कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण है, उसकी जो प्रक्रिया है वो 4 चरणों में, 4 स्टेप्स में हमारे बॉडी में पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उसके बाद ही जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो मुक्त होती है, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स है, उसके 4 चरण है ऑक्सीकरण के, ऑक्सीडेशन के, जिसको हम आगे की क्लास में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो इंट्रोडक्शन क्लास थी जिसमें हमने देखा कि इस जो चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है पादप कार्यकी की, मतलब कि पादप में होने वाले जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, उसी को हम बोलते हैं पादप कार्यकी, ठीक है। तो वो पादप कार्यकी में हम पहले पढ़ रहे हैं श्वसन के टॉपिक से, श्वसन, रेस्पिरेशन, जो पादप में होता है, जो जंतुओं में होता है, कितने प्रकार के होते हैं वो हमने देख लिया। अब ये जो श्वसन की क्रिया है वो कितने चरणों में हमारे बॉडी में या फिर पादप में पूर्ण होती है, वो हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।